गुरु श्री धर्मंत्री जी को अपना सादर अभिवादन देना चाहता हूं। और अनूप जी और अविनाश जी, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, अतुल जी और अविनाश जी, कि बाकी लोग नहीं जुड़ पाए हैं आपसे अभी। मैं सबसे पहले जुड़ा क्योंकि शायद मैं दिल से जुड़ा हूँ आपसे, दिल से जुड़ा हूँ, इसलिए कनेक्टिविटी से भी जुड़ा हूँ। अभी आप पहले कुछ हार्ट संबंधित एनाटॉमिकल डायग्राम दिखा रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ। ईश्वर ने 4 चैम्बर बनाए हार्ट में, तरह तरह की आर्टरी बनाई ब्लड आने के लिए और ब्लड जाने के लिए, लेकिन हमारे विकसित स्वभाव ने, हमारे बदलते हुए सामाजिक परिवेश ने इन सब चैम्बरों को सकोड़ के इतना छोटा कर दिया कि आज हमारे दिल में किसी के लिए कहीं कोई जगह बाकी ना रही। ये सारे विश्व बनाए चैम्बर खत्म हो गए और एक ऐसा सुकड़ कैसे दिल रह गया जिसमें कोई मुरब्बत, मोहब्बत, अपनापन और प्यार की परिभाषा नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कहीं यहीं से उत्पत्ति होती है हमारे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर शब्द हाइपरटेंशन, हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, टेंशन मीन्स अगर आप तनाव। हमारे संकीर्त व्यवहार ने, हमारे आपाधापा की जीवन शैली ने हर व्यक्ति को हाइपरटेंशन से ग्रसित किया है। बीमारी एक है, विधाएं अलग अलग हैं। मैं अपनी विधा का प्रतिनिधित्व करूंगा और बाकी समस्त विधाओं का मैं सम्मान करूंगा। आज मुझे आमंत्रित किया गया है अपनी विधा के बारे में बात करने के लिए। मैं दवाओं की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत प्रारंभिक बातें करना चाहूंगा जो एक जन सामान्य के लिए अति आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि सबसे महत्वपूर्ण बीमारी कौन सी है। मैं एक बात बता दूं कि अगर हम दुनिया की प्रमुख 10 बीमारियां देखें जिसमें कि डेथ में नंबर 1 कॉज वो ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक है। टोटल डेथ रेट इज 60 मिलियन पर ईयर इन होल ऑफ द वर्ल्ड, out of which 20 millions they are dying just because of hypertension or brain hemorrhage। और ये दोनों चीजें, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज, दोनों चीजें सीधी तरह से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। कुछ आंकड़े दूंगा, याद करने के लिए नहीं, केवल समझने के लिए कि गंभीर पहलू कितना है। हमारी जो टोटल वर्ल्ड में 10 मिलियन पॉपुलेशन आज ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, और अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो करीब 40 करोड़ लोग हमारे ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। अब एक चीज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं। अगर युवा वर्ग में, मैं क्या 20 साल से लेकर 50 साल तक एक हम 1000 लोगों की स्क्रीनिंग करें तो उसमें 60 to 70% ब्लड प्रेशर से ग्रसित होंगे। ये बात अलग है कि उनको जानकारी है या नहीं है। इन आंकड़ों की अगर मैं आगे इसको और स्पष्टीकरण दूं तो कुल मिला के युवावस्था में करीब 60 to 70% लोग कम या ज़्यादा ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, लेकिन 20 to 30% लोगों को ही पता है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और दुर्भाग्य ये है वो भी इसको सीरियसली नहीं लेते। केवल 8 to 10% हमारी पॉपुलेशन वो है जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और वो ब्लड प्रेशर के लिए सचेत रहते हैं। एक बात मैं और बता दूं, अगर हम ब्रेन हेमरेज को देखें तो एक गोल्डन रूल ऑफ 30 जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, 30% हार्ट अटैक they are just because of hypertension, 30% of brain hemorrhage they are just because of hypertension, 30% of kidney failure they are just because of
हाइपरटेंशन। बस साथियों, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कहा, मृत्यु का प्रमुख कारण हाइपरटेंशन, हर बीमारी का प्रमुख कारण हाइपरटेंशन। जब ये इतना महत्वपूर्ण है तो प्रश्न ये उठता है कि हम इसके प्रति इतने जागरूक क्यों नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे हिंदुस्तान में हम डॉक्टर्स के पास तभी जाते हैं जब कोई हमें वेदना होती है। हाइपरटेंशन में केवल 20 to 30% पेशेंट में सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना। बाकी 50 to 60% केसेस में हाइपरटेंशन अचानक ही पता लगता है जब आप डॉक्टर के पास किसी और बीमारी के लिए जाते हैं और ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो ब्लड प्रेशर का पता लगता है। मैंने कहा, हम चिंतित केवल तभी होते हैं जब हमारे सर में दर्द होगा, पता लगेगा हाइपरटेंशन है, और अगर मेरा सर में दर्द ठीक हो गया तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखूं। अब सवाल ये आता है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण कहीं ना कहीं छुपी हुई हमारा निर्धन प्रवेश, जिसकी वजह से हम लोग डॉक्टर्स की मदद नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात, हमारी अज्ञानता। तीसरी बात, हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इश्यूज। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक गरीब या एक गरीब आदमी या एक ना, ना अनपढ़ आदमी चिंता ना करे, समझ में आती है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात की परवाह नहीं करता है तो तकलीफ होती है। हमारा फर्ज बनता है कि दवाओं के अलावा हमें अपने मरीज को जागरूक भी करना चाहिए। हम लोग इतने बिजी होते हैं कि मरीज का ब्लड प्रेशर देखा और तुरंत एक गोली लिखी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और फिर दनादन हमारी गोलियां चलती जाती हैं। न हम उससे बात करते हैं, न चीत करते हैं, कुछ नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? दवाओं के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आवश्यक हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के बारे में जैसे अभी अपने अविनेश जी ने प्रारंभ में कहा, हमारा आहार बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा सोना, हमारा व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यसनों को नमस्कार न करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं खाली शब्द नहीं कह रहा। मैं इतना बता दूं कि यदि मैं अपना 5 किलो वेट कम कर ले एक व्यक्ति, तो उसका ब्लड प्रेशर 5 मिलीमीटर मरकरी स्वतः ही कम हो जाता है। स्मोकिंग यदि बंद कर दे तो 4 से लेके 5 मिलीमीटर मरकरी तक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यही स्थिति अल्कोहल की है। तो ये व्यसन, अगर सबसे बड़े दुश्मन हैं सिगरेट और शराब, दोनों चीजें दुर्भाग्य से दोनों कजिन हैं। जब चलते हैं तो दोनों ही चलते हैं, तो यानी सत्यानाश और महासत्यानाश। और ये भूल जाते हैं कि पग पग पे ये आपका शौक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ावा दे रहा है। इसे त्याग दीजिएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अब व्यायाम की बात करते हैं। अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये समझना आवश्यक है। 50 साल की उम्र के बाद सर के बाल कम हो जाते हैं, बहुत लोगों के बिल्कुल ही अलविदा कह देते हैं। वो क्या है? वो अलविदा क्या बीमारी है? उसके बारे में आप चिंतित नहीं होते, क्योंकि वो बीमारी नहीं है, वो उम्र के अंदर परिवर्तन का प्रभाव है। और जो हम जानते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमारे त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, मालूम है उम्र बढ़ रही है, स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं
एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक आप पाइप लेके आते हैं जो क्यारियों में पानी डालने के लिए, जब नया नया लाते हैं बड़े प्यार से उसकी तय करके खूंटी में टांग देते हैं। साल डेढ़ से, और वो उस समय बड़ा लचीला होता है, मुड़ भी जाता है जैसा आप उसकी शेप बनाते हैं, लेकिन साल भर बाद उसके अंदर जो लचीलापन है, जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, वो खत्म होती जाती है और प्लास्टिसिटी आती जाती है, जिसको रिजिडता कहते हैं, कठोरता कहते हैं। फिर आप इस पाइप को ना तो मोड़ पाएंगे, और जहां जहां मोड़ेंगे वहीं वहीं चटकता जाएगा, टूटता जाएगा। बस इसी पाइप के उदाहरण में वो समस्त दर्शन छुपा हुआ है, जिसके मैं अगली दो लाइनों में आपसे व्यक्त करना चाहता हूं। हमारा हर टिश्यू जब हम जन्म लेते हैं बहुत इलास्टिक होता है, फेफड़े बिल्कुल बहुत मुलायम होते हैं, हमारे जोड़ बहुत मुलायम होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इलास्टिसिटी हल्के 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 प्लास्टिसिटी को धारण कर जाती है। नतीजा क्या होता है? आज इस वेबिनार में 50 साल से ऊपर के जो लोग जुड़े हुए हों, वो वेबिनार के बाद जमीन पे बैठे और फिर खड़े होके देखें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं 60-70% लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या उनको जोड़ों की बीमारी है? नहीं, वास्तव में उनकी इलास्टिसिटी खत्म होके प्लास्टिसिटी आ गई। जब मैंने जोड़ों का उदाहरण दिया, अब मैं शरीर के अंदर प्रवेश करता हूं। इसी प्रकार हमारी सब धमनियां, जो कि जीवन में रक्त के संचार का आधार है, वो हर कोशिका को, हर ऊतक को अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन मिलती है रक्त के प्रवाह से। लेकिन रक्त का प्रवाह कब होगा? जबकि हमारी धमनियां पूर्णतः साफ होंगी, उनका एक जाल बिछा होता है। हर एक एक कोशिका में हमारी कैपिलरी और कैपिलरीज, वो वहां पर ब्लड की सप्लाई देते हैं, जिनसे ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। वो प्रक्रिया है, अगर चलना बंद हो जाए तो हमारा शरीर नश्वर हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं, उम्र के साथ साथ धमनियां भी हमारी सिकुड़ने लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, लिपिड जमा होने लगता है, साथ साथ उनकी इलास्टिसिटी भी खत्म होकर प्लास्टिक होने लगती है। तो यहां पर भूमिका आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के माध्यम से आप जोड़ों में अपने प्लास्टिसिटी को रोकते हैं, अपनी धमनियों में रक्त के संचार के प्रवाह को बढ़ा के आप अपनी धमनियों को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, जिससे धारा प्रवाह बना रहे। और आपके जो वाइटल अंग है, वाइटल अंग की जब मैं बात करता हूँ, नंबर 1 किडनी, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 ब्रेन, इन तीनों को खून का प्रॉपर दौरान मिलना आवश्यक है। यदि अगर समुचित सर्कुलेशन नहीं होगा तो ये अंग प्रभावित होंगे। तो अत्यंत आवश्यक है व्यायाम करना। व्यायाम करने के बारे में मैं बता दूं, सप्ताह में 5 दिन कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट व्यायाम आपकी उम्र के अनुसार। लेकिन एक चेतावनी, जब मैं सुबह अक्सर जब मैं निकलता एक्सरसाइज को जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ समूह में टहलते होते हैं, और टहलतों में बातें होती रहती हैं। बातों में कोई ना कोई मुद्दा, कहीं तो राजनीतिक छड़ा होता है, कहीं घरेलू छड़ा होता है, तो कहीं बुराई बुराई खेल रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत क्या है? वो कोई वास्तव में एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मूल मंत्र है अकेले स्वच्छ हवा में निकलिए, लंबे कदमों से चलिए, गहरी गहरी सांस लेते रहिए, निकालते रहिए, बाद में अपनी क्षमता के अनुसार चलिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर लौट के आइए, तब ये सार्थकता है। और कम से कम 1 से लेकर 3 किलोमीटर रोज टहलना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद
अब कुछ डायनेमिक एक्सरसाइज, जो मैं डायनेमिक एक्सरसाइज का मतलब जो आपने स्कूल में पीटी सीखी होगी, हाथ ऊपर करना, हाथ आगे बढ़ाना, शरीर के विभिन्न अवयवों को थोड़ा, गर्दन को मोड़ना वगैरह वगैरह, नियम के साथ। जैसे आपने फिक्स कर रखा है कि ये एक्शन मुझे 15 बार करना है, तो 15 बार करना है। कुल मिला के मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप जो भी अपनी प्रोटोकॉल बनाएंगे 15 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं लगेगा। और साथ साथ सोने में सुहागा का भी एक आपको फॉर्मूला देता हूँ। आप अब जब गिनती करेंगे कि 1 2 3, तो इस गिनती के साथ एक राम शब्द जोड़ दीजिएगा ना। 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 कृष्णा, 5 कृष्णा, सबे के प्रातः के बेला में एक्सरसाइज के एक्सरसाइज, प्रभु का स्मरण तो प्रभु का स्मरण। ये बात मैंने करी एक्सरसाइज के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कर रहा हूं मैं आहार के बारे में। आहार में सबसे पहली बात तो यह है कि युवा अवस्था में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतक में एक नर निर्माण के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट इतने आवश्यक नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट केवल एक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कार्बोहाइड्रेट का ही प्रचलन है। और कार्बोहाइड्रेट इस रूप में प्रचलन है कि अगर पूरियां भी खाएंगे, अगर आज पूरियां बनी हैं तो पूरी बलिष्ठ भर के खाएंगे। ये भूल जाएंगे शायद शादी की पूरियां हैं या किसी शादी की पूरियां हैं, लेकिन अगर पूरियां देखी और हिंदुस्तानी है तो मन तो ललचा ही जाएगा। ना लड्डू से आंख हटेगी, ना वो जो ग्रेवी वाले व्यंजन है उनसे हाथ हटेगी। हकीकत ये है, ये आपके पेट को सुख दे रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को दुख दे रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, हाँ ठीक है, कभी कभार मन करे तो आप ले सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम सात्विक भोजन, फलों का आहार, फलों के जूस, हरी सब्जियां, दालें और चिकनाई मसाले कम से कम। अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँ तो मांसाहारी हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत बड़ा भ्रम है कि शायद दालों में हमारी प्रोटीन कम होती है और नॉन वेज में प्रोटीन ज़्यादा होती है। आप सूचना के लिए बता दूं, 1 ग्राम एक कटोरी कोई सी भी दाल और 1 कटोरी चिकन या मटन, दोनों में 150 कैलोरीज होती हैं। तो ये धारणा गलत है कि नॉन वेज के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। मैं कैलोरीज की बात करूं, छोटा सा अंदाजा दूंगा, एक रोटी में 25 कैलोरीज होती हैं, एक कप चाय में 50 कैलोरीज होती हैं, एक इमरती में 150 कैलोरीज होती हैं, एक कोका कोला में 125 के करीब कैलोरीज होती हैं, दूध में 100 कैलोरीज होती हैं, और जो हम हलवा या मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं इसमें 150 से अंदर 200 कैलोरीज होती हैं। एक अंडे में करीब 25 कैलोरीज होती हैं। ये एक थोड़ा सा एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जिससे कि आपने आहार के चुनाव में ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनमें बहुत कैलोरीज है। मैंने बताया, मिठाई मैंने आपको बताई, सॉफ्ट ड्रिंक बताई, तो ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, कुछ अगर इस समय मुझसे बच्चे जुड़े हुए हों, खास तौर से छात्र जुड़े हुए हों, तो पिज़्ज़ा का ज़माना है। आज शायद आपने अखबार में खबर भी देखी होगी कि पिज़्ज़ा में चर्बी का सम्मिश्रण है। ये अपने आप में एक अलग इशू है, लेकिन मैं एक न्यूट्रिएंट के रूप में पिज़्ज़ा के थोड़ा सा उसको सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि पिज़्ज़ा के अंदर पेट तो भर जाता है, तत्व नहीं मिलते। तो बच्चों, पिज़्ज़ा कभी कभी, केवल जब बहुत मन करे, लेकिन बेसिक आहार बिल्कुल नहीं। एक बात करना चाहता हूँ फैट के बारे में। फैट हमारी डाइट में 5 to 10% होना चाहिए, और ये फैट बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि यही वो फैट है जो हमारी धमनियों में जम के उसकी मात्रा को कम करता है। अब फैट की मात्रा अगर हम कहें
तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो न्यूट्रिशन थेरेपी है, उन्होंने आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक घी रिकमेंड किया है। और इस घी में भी पॉली अनसैचुरेटेड, जिसे पूफा कहते हैं, उसके लिए कहा जाता है। ये घी और मक्खन तो अत्यंत हानिकारक हैं। वो जमाने गए जब दंगल में, जब बगीची में सुबह सुबह ठंडाई घोटते थे और घी कटोरी भर घी पीते थे, मुग्धल घमाते थे और दंगल लड़ते थे। अब नहीं, अब आहार के प्रति आपको सचेत होना होगा। 2 शब्दों के साथ आहार की बात खत्म करूंगा। व्यसन बंद कर दीजिएगा। सिगरेट और शराब अत्यंत हानिकारक है। ये तो मैंने बताया उन 2 चीज़ों के बारे में कि जो अब हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन पर कंट्रोल रखें। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ वास्तव में ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर हमारा जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो हर बार लगभग 500 ml ब्लड कंट्रैक्ट करके हमारे आगे धमनियों में जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब जब ये कार्डियक आउटपुट हमारे हार्ट पंप के साथ आगे जाता है तो ये बहता है एरोटा के माध्यम से हमारे शरीर की अन्य धमनियों में, जैसे कि हमारी फीमोरल वेन में, ब्रेकियल आर्टरी में, सबक्लेवियन आर्टरी में। अगर ये आर्टरियां लची होंगी तो ये ब्लड बड़े आराम से बह जाएगा, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, उनका लचीलापन कम होगा, तो निश्चित रूप से हमारा वो धारा प्रवाह, फ्लो बिल्कुल भी इन धमनियों में नहीं होगा। कुल मिला के इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक अपनी बिल्डिंग बनाते हैं और उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, प्रारंभ में तो आपके टंकी में पानी खूब मात्रा में आता है, लेकिन साल 2 साल बाद जब उसमें सिल्ट जमा हो जाती है तो वह पाइप का फ्लो कम होता जाता है। तो जो सिल्ट की बात हो रही है, ये वही सिल्ट है जो कि हमें एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में हमारे सामने आती है। नतीजा क्या होता है कि अब हमारे हार्ट को ज़्यादा जोर से कंट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है, जो धमनियों द्वारा जो उत्पन्न किया हुआ रेजिस्टेंस है, उसको कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और जो हार्ट जो कंट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ब्लड प्रेशर इज कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये मूल सिद्धांत है ब्लड प्रेशर का। अब हमें दोनों चीजें करनी होंगी। जो हमारे धमनियों पे लोड है उसे कम करना होगा। तो जो हमारी कुछ दवाएं आती हैं वो होती हैं जो कि लोड को कम करती हैं, जो कि वैसे जो आर्टियल डायलेटर होती हैं उन्हें डायलेट करती हैं। दूसरी दवाएं वो होती हैं जो कि हार्ट की पंपिंग को और अफेक्टिव करती हैं, हार्ट की रेट को कम करेंगी, लेकिन हर धड़कन के साथ दिल और फोर्सफुली तरह से कंट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिला के ये 2 चीजों का सम्मिश्रण होता है। अब आगे की चर्चा से पहले मैं एक बहुत कॉमन सी बात बताना चाहता हूं जो घर घर में होती है, जिसकी इंपॉर्टेंस आपने कभी रियलाइज नहीं की होगी, और वो है नमक। नमक के बिना जिंदगी नहीं। अगर हम विशेष उत्पत्ति की बात करें तो हमारा जीवन समुद्र से प्रोटोजोआ के रूप में हुआ है और समुद्र में नमक सबसे ज्यादा है। लेकिन जब हम एडवांस होते चले गए, आज हमारे शरीर के अंदर हमारी हर कोशिका में नमक की संतुलित मात्रा चाहिए, और ये मात्रा आइडियल सिचुएशन में 5 ग्राम है। हमें 5 ग्राम मात्रा सुबह से लेकर शाम तक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये नमक शरीर में पानी को रोकता है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ दवाएं आगे एलोपैथी में हैं, वो दवाएं जैसे जो पेशाब बढ़ाने वाली दवा है,
जिनको डायरेटिक कहते हैं, वो वास्तव में नमक को निकालती हैं। नमक के साथ साथ पानी भी निकलता है और ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, जिससे हार्ट लोड कम होता है और हमारी धमनियों पे लोड कम होता है। एक चीज और जो घर घर में प्रचलित है, वो है अचार। जितना टेस्टी होता है, जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि अचार को बनाने की प्रक्रिया में महिला ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं। कई जगह तो अचार को बिल्कुल नमक के अंदर पैक कर दिया जाता है, तो नतीजा क्या होता है कि उस अचार के अंदर एब्जॉर्ब की हुई, अवशोषण की हुई नमक की क्वांटिटी 20 से 30 गुना होती है। तो हमारे खाने में चटनी और नमक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी भारतीय शैली में बहुत कॉमन है, लेकिन इनको इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो कुल मिला के आग्रह इतना है, घर में नमक की मात्रा कम से कम करें और उसके अलावा ऊपर से नमक कभी ना डालें। सलाद बगैर नमक का लें, अचार वगैरह इनको मात्रा कम से कम कर दें। तो ये तो मैंने आहार संबंधित कुछ बातें आपको बताई। अब हम बात करना चाहते हैं कि बॉडी में कुछ सिस्टम होते हैं जिनके बारे में विशेष चर्चा करना चाहूँगा। एक सिस्टम होता है SRS सिस्टम। हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक दो सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम है RAAS, रास। इन दो सिस्टम की बात मैं आपसे प्रमुखता से करना चाहूँगा। जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक आप मुझे बात बताइए, आपको कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत प्यार आता है, कभी आप तनाव में होते हैं, कभी आप शांति से होते हैं। ऐसा क्यों? हमारा तनाव, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और इस टाइप के बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड से लिबरेट होते हैं, निकलते हैं। इनका काम सारे शरीर को एक्साइटमेंट देना है। आपने महसूस किया होगा कि अचानक टेलीफोन की घंटी कट जाती है या अचानक कोई बर्तन पीछे गिर जाता है तो दिल की धड़कन 2 मिनट के लिए बहुत तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर जो साइनोएट्रियल नोड होती है, उससे एड्रेनलिन रिलीज होता है और वो एकदम हार्ट पे जाता है। हार्ट की बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन उसकी अवधि केवल 1 से 2 मिनट होती है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। ईश्वर ने जहां हमको उत्साहित और एक्टिव और एक्टिवेट करने के लिए एड्रेनलिन या सिंपैथेटिक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम तुरंत बनाया दूसरा। एड्रेनलिन ने, सिंपैथेटिक सिस्टम ने तो हमारे शरीर में आग लगाई, गुस्सा दिया, टेंशन दिया, तनाव दिया, लेकिन जब पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने तुरंत इस आग को बुझाया, हमारे सिस्टम को शांत किया। और इसी का एड्रेनलिन, सिंपैथेटिक और नॉ पैरासिम्पैथेटिक, इन दो सिस्टम्स के ऊपर आधारित है हमारी शांत प्रवृत्ति, हमारी उग्र प्रवृत्ति, हमारा गुस्सा, हमारा टेंशन। और अब इस मोड़ पर मैं कोरिलेट करना चाहूंगा अपने उन योग विद्या को। वास्तव में उन योग विद्या का आधार ही यही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मैं यहाँ पर फिर पुनः बात को कहना चाहूँगा, आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह आयुर्वेदाचार्य इस बात को समझते हैं। जो एक कुंडलियों का कंसेप्ट होता है कि कुंडलियाँ होती है जिनको जागृत किया जाता है, या वो कुंडलियाँ भी कुछ नहीं, वास्तव में वो इन पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्लेक्सेस हैं, जो कि हमारे पेट में और हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से में मौजूद हैं। उनको निष्क्रिय करना और सक्रिय करना, हर विधा में इसकी अलग अलग प्रक्रिया है। एक्यूपंक्चर वालों का अपना तरीका है, आयुर्वेद वालों का अपना तरीका है, योग वालों का अपना तरीका है, और हम एलोपैथी वालों का अपना तरीका है। इसीलिए प्रारंभ में मैंने चारों विधाओं को नमस्कार किया था कि वो सभी सम्मानीय हैं, लेकिन फर्क अलग अलग है। कोई दिल्ली, रामपुर और मिलक से जा रहा है तो कोई दूसरे रास्ते से जा रहा है, जानना सबको दिल्ली।
अब इसके साथ तुमने जो बताया, तो हमारी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे एक बीटा ब्लॉकर जिसकी मैं बात करूंगा, तो वो बीटा ब्लॉकर इसी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन पर आधारित है। ठीक है। अब तीसरी बात मैं करता हूं, रास। रास इज बेसिकली रेनियो एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसका मैं आपको थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। रेनिन एक एंजाइम है, एक तरह का हार्मोन है जो कि हमारी किडनी में बनता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। बाद में रेनिन एंजियोसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आरईएस एक एंजाइम होता है जो रेनिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिन्हों एंजियोटेंसिन कहते हैं। एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है। अब आप बीच की सारी बातें भूल जाइएगा, सिर्फ रेनिन जो हमारा प्रारंभिक प्रोडक्ट है, रेनिन से हमारा एंजियोटेंसिन 2 बनता है। और इस रेनिन एंजियोटेंसिन की भी वही सारी प्रक्रिया है जो कि एड्रेनलिन की है। ये क्या करता है रेनिन जो एंजियोटेंसिन है? एंजियोटेंसिन हमारे शरीर में नमक की शोषण क्षमता को बढ़ाता है, नमक को रोकता है। एंजियोटेंसिन 2 हमारी धमनियों को सिकोड़ता है, जिसको कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। एंजियोटेंसिन 2 हमारी किडनी पे प्रभाव करता है और उसके फिल्ट्रेशन को रोकता है। कुल मिला के हम ये कहें, हमारी शरीर की सारी फिजियोलॉजी, हमारे एसआरएस सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम और हमारे रास सिस्टम की कृति की प्रतिक्रिया और क्रिया पर आधारित है। अगर किसी इंसान के शरीर में इनका बैलेंस ठीक होगा, आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन इनका बैलेंस ये नहीं रह पाता है और इनका बैलेंस ही हर बीमारी का जनक होता है। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो पिछले 10 साल से आया है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है। जब ये देखा गया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ओबिसिटी मोटापा, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और ईश्वर कृपा से हमारी तौन का बढ़ना, जब ये 4 चीजों को देखा गया तो ये पाया गया कि ज्यादातर लोगों में, हम इंडियंस में, ये चारों चीजें मौजूद हैं। इन चारों के सम्मिश्रण को एक नाम दिया गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, वास्तव में देखा जाए ये सब आपस में कजिन है। और ये हमारे जो गलत जीवन शैली है, सब कुछ उसी की वजह से पैदा होता है। अगर मैं चर्चा करूं, आज ब्लड प्रेशर की कर रहा हूं, कल डायबिटीज की करूं, परसों कोलेस्ट्रॉल की करूं, सब कुछ मुद्दे वही होंगे, प्रक्रिया वही होगी। सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हमारे बहुमूल्य वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करना, और जितना डैमेज होते चला जाएंगे उतना ही हमारा होता चला जाएगा। अब मैं एक बात आपको बता दूं, यूं तो हमारे देश ने अब बहुत विकास किया है। हमारा देश एक बहुत निकट भविष्य में बहुत ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। लेकिन आज की तारीख में एक चीज में सबसे ऊंचाई पर है, और वो है ब्लड प्रेशर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइपरटेंशन इन होल ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड डिसीज for which India is going to be the capital of blood pressure is diabetes. So by 2025, we will be champion and the world leader in hypertension and diabetes. मेरी इतनी सब बातों से जब मैं बार बार कह रहा हूं, एक प्रश्न आपके अंदर पैदा हो रहा होगा, हम इंडियन में ऐसी क्या बात है, हम क्यों इतने प्रभावित हो रहे हैं, बाकी क्यों नहीं? इसके कुछ कारण हैं। हमारी जीवन शैली बहुत खराब हो गई है। हमारा आहार पहले से ही खराब, क्वालिटी कॉन्शियस हम कभी नहीं है। हम लोग हमेशा कार्बोहाइड्रेट लवर हैं, मीठे हमेशा हमको पसंद है, चिकनाई बेहिसाब। माँ तो ये समझती है कि बिटिया को कटोरी भर के, बिलिया भर के घी पिलाओ तो शायद वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा।
ये नहीं मालूम होता कि ये सबसे बड़ा नुकसान किया जा रहा है। दूसरी बात, जेनेटिक कंपोजिशन। हम लोगों का, इंडियंस का जेनेटिक कंपटीशन कुछ ऐसा है कि जिसको एक मुहावरे में कहूँगा, खाते कम है लगता ज़्यादा है। बहुत सारी माएँ आपके पास आती होंगी कि साहब बच्चा खाता तो कुछ है नहीं लेकिन बिल्कुल चंकी होता जा रहा है। ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। मान के चलिए, अगर आपके फादर या मदर को ब्लड प्रेशर रहा है तो 40-45 साल की उम्र के बाद 50 to 60% चांसेस हैं आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो जो कि मूल रूप से शरीर में किसी बीमारी जैसे फियोक्रामासाइटोमा, क्वार्टरशनफरोटा, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट, उन बीमारी की वजह से होता है। लेकिन 90% केसेस के अंदर ब्लड प्रेशर बिना किसी कारण के होता है। कारण या तो जेनेटिक हो, या आपका संतुलित आहार ना हो, या आपके अंदर जीवन के अंदर एक्सरसाइज ना हो। सर तो प्लीज इसीलिए समराइज। हम इंडिया, ओके, तो विद हम दिस आई वुड लाइक टू समराइज द होल इशू कि ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखिएगा। तो दवाएं हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर जैसे एटिनोलॉल, कार्बिडोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये वो दवाएं हैं जो कि हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करती हैं। इसका एक साइड इफेक्ट ध्यान रखिएगा, ये नपुंसकता भी करती हैं। तो यंग एज में इनका इस्तेमाल कम कीजिएगा। और ये हार्ट रेट को भी कम करती हैं, हार्ट फेलियर भी करती हैं। दूसरे ग्रुप की दवा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हमारी आर्टरीज को, उनको सिकुड़ने से रोकती हैं, जिसमें कि डेपिन या निफेडिपिन प्रारंभिक चरणों में था। उसके बाद में एम्लोडिपिन आया जो सबसे ज़्यादा इस समय चलन में है। जो लोग एम्लोडिपिन का इस्तेमाल करते हैं उनको एक बात बता दूं कि ये कभी कभी साइड इफेक्ट के रूप में आपको एंकिल एडिमा करती है, आपके पैरों में स्वेलिंग आती है। अगर स्वेलिंग आती है तो आप देख लीजिएगा, एम्लोडिपिन तो नहीं दे रहे हैं, उसके नए वर्जन सेलिडिपिन, बेनिडिपिन, फेनिडिपिन आए हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप जो आर एस इनिबिटर है, उसमें दो क्लास हैं। पहली क्लास ए सी इनिबिटर, ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं, जिसकी प्रमुख दवा टेलमीसार्टन है या ऑल्मीसार्टन है। इसके बारे में एक लाइन कहूँगा, ये कभी कभी ड्राई कफ करती है। अगर आपको खांसी है और ठीक नहीं हो रही है, आप और ये एल्मीसार्टन या ऑल्मीसार्टन है, टेलमीसार्टन लेते हैं तो बंद कर दीजिएगा। दूसरी दवा ए आर बी है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग रिसेप्टर, जो कि उसको रिसेप्टर पे चिपकने से रोकती है। तो इसके अलावा डायरेटिक्स है जो सबसे पहली दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, जो पेशाब बढ़ाती हैं, तो जिसमें थायजाइड ग्रुप या आज की तारीख में टॉर्सिनाइड या फ्रूसिमाइड, इसका चुनाव कर लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेटिक अत्यधिक मात्रा में ना हो, ये पेशाब बहुत बढ़ा देता है, कमजोरी ला देता है, पोटेशियम कम कर देता है। तो ये प्रमुख दवाएं हैं। इसके बाद जो रेयर दवाएं हैं वो फिर स्पेशलिस्ट के द्वारा इस्तेमाल करनी चाहिए। ये दवा हम कॉमन रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर रहे होंगे, आपका घर का कोई व्यक्ति कर रहा होगा। बस जाते जाते इतना कहूँगा कि लक्षणों पे मत जाइए, इस बात पे मत जाइए कि जब सर में दर्द होगा तभी दवा खाएंगे। अगर है तो ब्लड प्रेशर का टारगेट युवावस्था में 120 से 130 तक सिस्टोलिक और नीचे का 80 के करीब डायस्टोलिक है। अगर उम्र आपकी 60 साल है तो 140 से करीब सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक है। इस ब्लड प्रेशर को लाने की कोशिश कीजिएगा और आपके शरीर के कॉम्प्लिकेशन बचेंगे। मेरे ख्याल से आज मैंने प्रारंभिक जानकारी ब्लड प्रेशर के बारे में आप सब लोगों के साथ साझा की है। कहीं ना कहीं आपकी विधा के साथ जुड़ के ये आपका ज्ञान वर्धन करेगी और समाज को भी एक लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी। किसी प्रकार की कभी शंका हो, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मुझे किसी भी शंका निवारण करने में हमेशा खुशी होगी। पुनः मैं इस मंच को धन्यवाद देता हूँ
कि आरोग्य भारती के माध्यम से आज मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आभार सर, आपने अपनी शैली के अनुरूप बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और समराइज किया सर। बहुत मतलब आपको तो कितनी देर भी सुनना है कम है, क्योंकि आप बिल्कुल अपने मन से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। और हम लोगों ने पहले आपको मधुमेह पे भी सुना था, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपसे समय लूं। आपने अपने व्यस्त समय से हम लोगों को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे सभी जुड़े हुए सभी श्रोताओं को जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर बीएन सिंह सर, जो राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष भी हैं। शायद अवनीश जी वो जुड़ चुके हैं। जी जी जुड़े हुए। उनका, हाँ देख लीजिए। अच्छा, उनका परिचय देने के लिए सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं, लंबे समय से हमारे सभी वेबिनार में आए हैं। मैं योगेश प्रताप जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर बीएन सिंह जी का परिचय दें और इसके बाद फिर डॉक्टर बीएन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य देंगे। डॉक्टर योगेश प्रताप सर जी से कह लीजिए अपना वीडियो ऑन कर, अपना वीडियो ऑन करें पहले। योगेश प्रताप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्या सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ दिख गया। अपने आप को अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए अपने। उसके बाद ठीक है अवनीश जी, धन्यवाद। योगेश जी अपने आप को अनम्यूट करिए जी। आप सभी जनों को सादर प्रणाम। हम सादर आमंत्रित करने जा रहे हैं प्रोफेसर बीएन सर। भारती के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सर नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं अधीक्षक पद पर कर चुके हैं। सर मेमली वेलफेयर मेंबर भी रह चुके हैं। सर को विभिन्न सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। सर को 2001 में धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर को 2002 में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ। 2011 में सेवा भारती सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट हुआ। सर को 2016 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सेवा भूषण अवार्ड दर्शन एवं अभिनव सोच रचनात्मक पहल से आरोग्य भारत चाहियों को कर रहा है। सर से सविनय निवेदन है कि अपनी वाणी हाइपरटेंशन जैसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर प्रस्तुत कर हमारा ज्ञानवर्धन। धन्यवाद। सर प्रारंभ करिए सर। अच्छा, आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर केपी सिंह साहब जी, जो वीसी हैं रुहेलखंड के यूनिवर्सिटी के बरेली, डॉक्टर सुदीप सरन जी, जो अभी हम लोगों ने सुना पूरा, और डॉक्टर विनय वालंकर जी, और हमारे जो ऑर्गेनाइजर है श्री अतुल बासने जी, और आज के संयोजक डॉक्टर अवनीश पांडे जी, सभी सम्मिलित विशिष्ट और रेस्पेक्टेड विजिटर्स जी, आज मैं समझ रहा हूँ जितना बोलने का था, और हमारे सुदीप जी ने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई करता हूँ, इतना बढ़िया बोले, और कोई भी बिंदु मैं समझ रहा हूँ कि छूटा नहीं है जो मैं समझता हूँ कि मेरे को बोलना था। मगर कुछ चीजें तो बोलना ही है। आज जो हमें लाइफ स्टाइल का कहीं गलत उपयोग या दुरुपयोग इस तरह से करिए, जो हमको कैसे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है,
हेल्दी लाइफ स्टाइल बना करके चलने की बात करनी है स्वस्थ जीवन के लिए। तो उसके लिए जो हम समझते हैं कि हमारा रूटीन, दिनचर्या जो होना चाहिए वो उतना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, गलती होती है। तो ये लाइफ स्टाइल, जो ये हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी, उस लाइफ स्टाइल के गलत होने से गड़बड़ी होने लगती है और ये हाइपरटेंशन हो जाता है। ऐसे ही लाइफ स्टाइल में चाहे वो डायबिटीज कहिए, चाहे इवन कैंसर कहिए, जॉइंट्स डिजीज कहिए, किडनी का डिजीज कहिए, हार्ट डिजीज कहिए, ये सब चीजें जो है हम अपने लाइफ स्टाइल यानी स्वस्थ जीवन शैली को ठीक नहीं रखते हैं, जिसके वजह से आप तमाम लाइफ स्टाइल के संबंधित जो डिजीजेज हैं वो हो जाती हैं। अब बात उठती है, हमारे सुदीप जी ने बहुत सी चीजें बताई है, मैं समझता हूं कि उसको हमको रिपीट नहीं करना चाहिए। लाइफ स्टाइल के लिए हमें कैसे दिनचर्या रखनी है। अब मैं अगर सोचता हूं कि किस समय हमको प्रतिदिन अपने कार्यों को देखते हुए सवेरे प्रातः कई बजे उठना चाहिए। अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो उसके पहले हमें फ्रेश होकर के थोड़ा मेडिटेशन करने की बात होनी चाहिए, जिससे मात्र जितनी एड्रेनल से लेकर के, पिट्यूटरी से लेकर के, पीनियल बॉडी से लेकर के और हाइपोथैलेमस से लेकर के तमाम ऐसे जगहों से जो सिक्रीशन होते हैं, हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं, तो उन चीजों को हम मेंटेन करने की बात करते हैं। और उसके लिए मेडिटेशन, जितना भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात कहे हैं हमारे सुदीप जी ने, इन सब चीजों को मेडिटेशन कहाँ से शुरू करके और कैसे करें और किस जगह पर रोकें, तो वो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अब बात उठती है मेडिटेशन के बाद हम थोड़ा सा योगाभ्यास करने की बात आती है। हमारे सुदीप जी ने जो है योगाभ्यास के बारे में भी बात कही, साथ में योग करने की उम्र के हिसाब से ये बहुत जरूरी है। बच्चे लोग 1 घंटे से 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। एडल्टेशन में जो है, एडल्ट के लिए जो हम कितना देर तक, मान लीजिए मॉडरेट लेवल पर 1 घंटा हम यूज कर सकते हैं अपने उस आसन व्यायाम को। और वहीं जब 50 से ऊपर की बात आती है तो यह देख करके चलना होगा कि हमें कितना आसन व्यायाम करना है, प्राणायाम कितना करना है। उस लेवल को देखते हुए अगर हम शुरू करते हैं योगाभ्यास, बहुत लोगों को ऐसा थोड़ा सा योगाभ्यास करते वक्त में या सवेरे के मॉर्निंग वॉक करते वक्त में या थोड़ा सा आसन व्यायाम करते वक्त में थोड़ी सी उलझन होने लगे, सांस फूलने लगे या अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कतई करने का नहीं। उसी समय आप हो जाइए, बिल्कुल अपने जगह पर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए और आगे अपने डॉक्टर से जहां भी हो पूरा चेकअप कराइए और उसके बाद से आप पूछिए कि हमें कितना आसन व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और
उसके साथ ही योगाभ्यास ये अपने हिसाब से करने का होना चाहिए। अदरवाइज किसी तरह से अर्जेंसी हाइपरटेंशन के हिसाब से हो जाती है, जिसको हम नहीं कह सकते कि कैसे करना चाहिए। अब बात उठती है सवेरे का, वेले का, आप काम करने का। सवेरे आपने योगाभ्यास भी कर लिया। अब सवेरे के बात आती है, आजकल कोरोना के समय में बहुत काढ़ा पीने की बात हुई है। लोगों में काढ़ा पीने की जो बात आती है उसमें अपना तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, गिलोय है, हाँ, और कई चीजें आपके आयुर्वेद के लोग भी बताएंगे। मैं ये समझता हूँ कि उसके हिसाब से अगर काढ़ा पीना चाहते हैं जरूर। ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। और आपका जो अभी सुदीप जी ने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में, स्टिफनेस के बारे में ये बात कही है, इससे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कंसर्न है। इसको जब हम अच्छी तरह से करेंगे, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, योगाभ्यास, हाँ, तो अच्छा दिन का काढ़ा भी पिया आपने, इम्यूनिटी बनाया। उसके बाद आपको आता है सवेरे का नाश्ता का। नाश्ता के लिए मैंने देखा है, कई जगह से पढ़ा भी है, अब बहुत से लोगों का अपने ऊपर भी हमने अपनाया है कि क्या करना चाहिए। कई जगहों पर कहा गया है कि फल का इस्तेमाल या फल का जूस सवेरे 7 बजे से 10 के बीच में जब भी आपका एडजस्टमेंट हो रहा हो नाश्ता करने का, तो ये सबसे बेहतर है जो फल। और मैं ये कहूँगा फल को भरपेट लीजिए, जो भी आपको सुटेबल फल हो और मौसमी हो, मौसम के दरमियान मिलता हो, उसको आप जरूर करें। और अगर मान लीजिए फल खाने में किसी को दिक्कत है, एज के हिसाब से देखते हुए दांतों में प्रॉब्लम है, तो आप जूस बना करके उसके बाद से उसका सेवन करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जो टिश्यूज में चेंजेस हो रहे हैं या डिजेनरेटिव कंडीशन डेवलप हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब हमारी बात आती है फिर से स्ट्रेस और एंजाइटी कहाँ से डेवलप होता है। जो हम लोग ड्यूटी पर जाते हैं, काम करते हैं, एज ए डॉक्टर हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए। अगर हम ऑफिस के वर्कर हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, हमें डिसीजन लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं तो क्या करना चाहिए। इसका डायरेक्ट कंसेप्ट जो है माइंड अपने लेवल पर है, बुद्धि पर है, विवेक पर है, विकास पर है। इन सभी चीजों का असर हमारे दिलो दिमाग पर पढ़ करके, जो अभी सुमित जी ने बताया आर्टियोस्क्लेरोसिस का, एथेरोस्क्लेरोसिस का, ये बात कैसे बनती है, किस तरह से इसको ठीक रखने का है। अगर हम चिकित्सक हैं तो हम केवल ये सोच करके अपने चैम्बर में नहीं बैठने कि हम, बात ये है, ठीक है आपके पास भी पेट है, आपके परिवार है, सब चीजें हैं, उसके लिए भी हमको अर्न करने का होता है, किंतु सबसे बड़ी बात है सेवा भाव। अगर जब तक हम अपने अंदर सेवा भाव डेवलप नहीं करेंगे तो जो हमको पैसे की बात है वो ऐसे ही बात दिलो दिमाग पर छाया करेगी, पर बढ़ता जाएगा और एक दिन ये हो जाएगा जो हमारी सेवा भाव है वो बिल्कुल नहीं रह जाएगा, केवल पैसा कमाने की बात रह जाएगी। तो मैं इसको बहुत विस्तार नहीं करूंगा। मेरा मानना है
कि हम सेवा भाव को 100% रखें, इसमें हम कमी करेंगे तो जो बात जिस हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे बनते हुए अपने हिसाब से हम जो एक्वायर्ड लेवल पर ये हाइपरटेंशन को डेवलप करते हैं, हेरिडिटी लेवल पर सामने आती है, उस हेरिडिटी लेवल पर जो चीजें हैं, हाइपरटेंशन की बात है, हम उसको भी कम कर सकते हैं अगर बचपन से शुरू करें। जैसे अभी सुमित जी ने बताया कि 40 से 45 साल के उम्र में इनहेरिटेड अगर कंडीशन है तो हमको हाइपरटेंशन डेवलप हो ही जाएगा। अगर बचपन से हम जानते हैं अपने मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, इनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या और भी तमाम लाइफ स्टाइल की डिजीजेज हैं, अगर है तो हम एज चिकित्सक भी अपने मरीजों को सलाह दें, बच्चों को सलाह दें, जो यंगस्टर हैं उनको हम सलाह दें कि आपको कैसे रहना है, आपके घर परिवार में, आपके रिश्ते नाते में जो क्लोज ब्लड के रिलेटेड हैं, उनको ये अगर बीमारी थी तो आपको भी आगे हो जाएगी। इसलिए अभी से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, खाने पीने का जो बात है वो उसको, अपना रहन सहन का, अपनी अध्यात्म का, ये सब चीज़ों को, ये हमारी एज ए चिकित्सक भी ये बात बनती है कि हम बच्चों को बता दें। अगर नहीं बताएंगे तो जो हमारा जनरेशन है उनको भी जो इनहेरिटेंस है वो फिर से वही डेवलप करेगा जो जिसको भी जिस परिवार में। अब मैं कार्यवाही की बात करते हैं कि हमारे बीच में रहने वाले लोग ऑफिस वर्क में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हैं या ऑफिस वर्क में एक क्लर्क के हैसियत से हैं, आज सोच सकते हैं कि ऑफिस में ऑफिस की कार्यवाही एक व्यक्ति कैसे कर रहा है, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे लीगल लेवल का हो, चाहे वर्किंग लेवल पर ऑफिस का हो, उसकी मानसिकता क्या है, कहाँ से उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होती है। वो केवल पैसे कमाने की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो लोग हैं उनको भी ये धारणा होनी चाहिए कैसे अपनी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। अगर हम इन तमाम चीज़ों को, कोई भी व्यक्ति आता है आपके चैम्बर में, आपके क्लिनिक में, तो हमको कैसे उनको काउंसलिंग करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उसके हिसाब से ये बहुत आवश्यक है। मानसिकता को गलत तरीके पर, गलत रास्ते पर चलना, ये बहुत हमारे लिए नुकसानदायक है। अब पॉइंट ये उठती है कि दोपहर में हम खाने पीने की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, तमाम ऐसे फ्रेश चीज़ें जो सलाद का है, सलाद का उपयोग हम जो सीजन के हिसाब से जो भी सलाद अवेलेबल है, पहले अपने थॉट में रखें कि हमको भरपेट खाना है सलाद। आप ये ना सोचिए कि हम सलाद खा लेंगे तो हम खाना नहीं खा पाए। मैंने ये देखा है, अपने ऊपर आजमाया है और उसका प्रयोग भी कर। अगर हम सलाद का उपयोग करें तो बहुत सी चीज़ें, आपने सुदीप जी ने तमाम चीज़ें बताई है कैसे कैसे किस तरह से वो चीज़ हमारे अंदर जनरेट होने का, डाइजेस्टिव जो कंडीशन है उसका करेक्ट होने का, और हार्मोनल तमाम चीज़ें वो भी करेक्ट होने का। तो पहले आप सलाद का उपयोग करें तो बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपके चुकंदर का है, आपके खीरा है, टमाटर है, और ये पात गोभी का है, ये बहुत, ये सभी चीज़ें हमारी उपयोगी है
और रॉ लेवल पर हम लें। अगर जिसको दांत से नहीं काट सकता है तो उसको पल्प बना करके और चम्मच से उसको खा लीजिए, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि इसके खाने से आपका डाइजेशन, आपका नींद आना, आपका यूरिनरी सिस्टम, आपके किडनी का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब आप सलाद खाने के 10 मिनट के बाद, आप तुरंत ही नहीं, 10 मिनट 15 मिनट हो जाए, फिर उसके बाद से आप भोजन करें। भोजन में बेहतर, अभी सुदीप जी ने तमाम चीजों को खाने में कैसे कितना कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, इन सब चीजों के बारे में बड़ा डिटेल बता दिया है। हमको उसको रिपीट करने का नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार, अगर हमको फैट कम करना है तो हम फैट कम कर दें। हमारा क्या पोजीशन है, फैट की पोजीशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल की पोजीशन क्या है, बॉडी में ग्लूकोज की पोजीशन क्या है, ब्लड शुगर की क्या पोजीशन है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अपना भोजन का, चाहे चपाती है, चावल है, दाल है, सब्जी है, तेल का कम करना है, फैट का कम करना है तो कर लीजिए। मगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये कहा कि भरपेट सलाद खाना है, तो भरपेट सलाद खाने का आप उसके बाद से देखेंगे कि भोजन करेंगे। अगर आप दोपहर में 2 चपाती लेते हैं, थोड़ा सा चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, आपकी ये डाइट कभी कम नहीं होगी, बल्कि कुछ दिनों के बाद, ये सलाद खाने के बाद आपको एक चपाती और खाने का मन करेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, वर्किंग में हम आ गए, भोजन पर इस समय दोपहर के आ गए, अगर थोड़ा बहुत आराम करने का मौका मिले, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटा, तो वो भी कर सकते हैं। अब बात आती है शाम के, फिर से जो सवेरे काढ़ा लिया था, अगर मान लीजिए कहीं ऐसे बैठे हैं जो दूध की चाय पीते हैं, तो आप दूध की चाय। एक बात जरूर मैं कहूँगा, अब केमिकल के दृष्टि से शक्कर का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, या बहुत कम करने की बात सोचनी चाहिए। आप अगर वो गुड़ शक्कर खाने का बात मन कर रहा है, तो आप बेहतर होगा कि गुड़ जो है, और वो भी रेड वाला गुड़, जो सफ़ेद बनाने वाला जो है, पीला बनाने वाला, उसमें भी कुछ केमिकल डाला जाता है। तो ये मैं समझूंगा कि गुड़ का इस्तेमाल करें उस काढ़े में। अगर आप मीठा चाहते हैं तो गुड़ का इस्तेमाल। शाम को भोजन की बात जब आती है, तो भोजन के बारे में ये कहा गया है कि शाम को 7:30 से लेकर के 8:30 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। पुनः मैं कहूँगा कि ये भोजन के पहले, जो दोपहर में सलाद की बात कही, तो सलाद पुनः लेने का प्रयास करें। अगर संभव है तो आप सलाद जरूर लें, और उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप भोजन करें। भोजन करने के बाद आम आदमी तुरंत बैठ जाता है, सीरियल देखने लगता है। मैं समझता हूँ, ठीक है, देखें, अच्छी अपनी मानसिकता अच्छी की सीरियल जो आ रही हो। आजकल रात में जो है कृष्णा का चलता है, और वो 1-2 और सीरियल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आपके जिस पर की इम्प्रेशन ब्रेन पर, माइंड पर, थॉट पर वो पड़े, जिससे हमारा सेवा भाव कहीं गलत ना होने पाए। कैसे सेवा भाव के लिए गीता पर पूरा कृष्णा में बोला गया है। मेरा मानना है कि हम ऐसे ही सीरियल देखें, और सीरियल देखने के पहले चाहें हम 10 मिनट अपने घर में वॉक कर लें, बरामदे में वॉक कर लें, या सड़क पर भी 10 मिनट चल सकते हैं, मगर धूल धक्कड़ वाली जगह पर न जाएं, छत पर चले जाएं, आप करें।
तो ये करने के बाद अब हमारी बात बनती है, सीरियल थोड़ा सा देख लिया कोई बात, मगर बाद में आपका सोने का बात आता है। आजकल की परिपाटी क्या हो गई है, मैक्सिमम अपने मरीजों को मैंने देखा, लोग 10 बजे 9 बजे 9:30 बजे आते हैं ऑफिस से। हो सकता है कि उनकी कार्यकारी बात व्यवस्था इस तरह के हो जो देर हो सकती है, किंतु जिनको शाम को 6-7 बजे आ जाते हैं उनको भोजन समय पर करने का और फिर उनका सोने का जो बात है वो भी समय से होना चाहिए। अगर हम जो कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन परफेक्ट हेल्दी एंड वाइज, वाइज होने के लिए आपको शाम को फिर से समय से सो जाइए तो अच्छी नींद भी आएगी। और सवेरे जो 4 बजे जगने का है, 1.5 घंटा पहले, आपके सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा 2 घंटा पहले अगर आप जग जाते हैं तो फिर माइंड को एक ऐसे अपने ध्यान करके योगाभ्यास करके ये सब चीज़ें वाइब्रेट करते हैं, जैसे भ्रामरी करते हैं और आपके ओंकार की बात आती है। इस तरह से हम तमाम ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अपने एब्डोमिनल एक्सरसाइज जो आ जाता है, तो उस तरह से हमारा जो करने का है वो समय से फिर से हो जाएगा। अब मैं बहुत सी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये बात ना कह करके और आगे, क्योंकि सुदीप जी ने बहुत सी चीज़ें बता दिया था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा अपनी बात करने की तरीका। तो अब होम्योपैथी फील्ड होने के नाते मैं हाइपरटेंशन के बाबत कुछ औषधियों के बारे में बात करेंगे। औषधियाँ जो है, पहली औषधि हाइपरटेंशन में हमने बहुत उपयोगी देखा, उसका नाम है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का जो पोटेंसी जो देने की बात पड़ती है, हम लोअर पोटेंसी में ना दे करके हायर पोटेंसी में देते हैं। और जितनी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल, इन तमाम चीज़ों का जो दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पर पड़ा है, ये नेट्रम्यूर ऐसी है जो अगर हफ्ता में 200 पावर में एक खुराक ले लिया या 15 दिन पर एक खुराक ले लिया 1000 पावर में, तो आपकी जितनी भी तमाम परेशानियां, खाने पीने, सोच, वर्किंग से जो पूरे बॉडी पर, अपने थॉट पर, अपने जितने भी दिलो दिमाग पर ये बात कहूँ मैं, तो उसके हिसाब से सर प्लीज कंक्लूड सर। एक मिनट सर, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर लोगों के, आप प्लीज सर कंक्लूड कर दीजिए, 50 मिनट हो चुके सर। सर प्लीज, हाँ 50 मिनट हो चुके सर, लोगों को नेटवर्क में प्रॉब्लम ज्यादा है आज, तो प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है ठीक है, कंक्लूड करते हैं। हाँ, दूसरी मेडिसिन है, हाँ एक जो है सर 2 मिनट, हाँ एकोनाइट नैप ये लेते हैं, इसमें भी टाकीकार्डिया, एंजाइना, ये सब तमाम चीजें होती है। और ग्लोनाइन का भी है हाइपरटेंशन के, इसमें जो है हम लोअर पोटेंसी में इसको देते हैं। और उसके बाद से वेराइटाम्यूर का है, लोअर पोटेंसी में 6x में या 3x में या 2x में इसको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें कवर होती है। हाँ, वेराइटाम्यूर हो गया, और वेरेट्रमवीर होता है, इसमें भी इंटेंस आर्टेरियल एक्साइटमेंट होता है। इसको भी इससे दे करके 30 पोटेंसी में या 200 में सिंगल डोज देते हैं। इसके हिसाब से लाइको वायरस देते हैं। इंटेंस आर्टेरियल एक्साइटमेंट भी होता है, और कंजेशन और फोर्स, फ्रिक्वेंसी और पल्स के, ये सब चीज़ें इसमें ठीक होने के चांसेस रहते हैं। उसके हिसाब से वो होता है
एस्ट्रोफेंथस में भी इरिटेशन हार्ट और उसके हिसाब से टेंस आर्टेरियल सिस्टम, उसके तमाम चीज़ें यूजफुल हार्ट फेल्योर में बहुत काम आता है। हम रेडियस का भी करते हैं जिसमें ये हमारे लिए सभी लोगों का ये देखा गया है, लोग बताते हैं कि इट इज वन ऑफ द टॉनिक ऑफ द हाइपरटेंसिव कंडीशन, डिजनरेटिव कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड आर्टेरियल सिस्टम। उसके बाद से विस्कम एल्बम का भी है, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। इसे आगे बढ़ाते हैं हम, ये भी लोअर पोटेंसी में ही देते हैं 30 में या 6 में। एक मेडिसिन होती है विथिया। विथिया जो है हाइपरटेंशन में लोग बड़ी अच्छी तरह से 3 से 4 ड्रॉप, जब भी किसी को एक्यूट अर्जेंसी दिखलाई पड़ती है उसमें इसका मदर टिंचर का 3-4 ड्रॉप पानी में दे करके दे दें तो इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। दूसरी मेडिसिन एक है रावल्फिया सर्पेंटेनेरिया। रावल्फिया सर्पेंटेनेरिया को भी मदर टिंचर के रूप में उसको 10 ड्रॉप से लेकर के 15 ड्रॉप तक अगर एक्स पोटेंसी में देते हैं तो 2x 3x में भी बना करके दे सकते हैं, जिससे कवर हो सकता है। और भी हमारे मेडिसिन है जैसे ऑरमेट है, हाँ, और पिट्यूटरीन है, जलसीमियम है, निट्रम आयोड है, एडोनिस बर्नेलिस है, बराइटा आयोड है, नक्सगोमिका है। इन तरह की चीजें तमाम अच्छी तरह से इसको कवर करने का है। अगर हम अपने दिनचर्या ठीक रखें और मेडिसिन पर डॉक्टर का सलाह लेते रहें, ये हमको हाइपरटेंशन से हमको इजाज़त मिल सकता है और हम आगे स्वस्थ रहेंगे किसी तरह से। देखिए, मरने जीने का बात तो कहीं कोई कभी वो नहीं है, किंतु जब भी उसको जाना होगा जाता है। मगर हम स्वस्थ रहने की तरीका हमारे आरोग्य भारती में भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हम लेकर के चलते हैं। और उसी तरह से हम यहाँ पर भी ये बात कहें कि हमारा दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से लाइफ स्टाइल होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। इन बातों को देखते हुए मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने आरोग्य भारती के जो हमारे मूल उद्देश्य हैं आहार स्वस्थ जीवन शैली के, उसके बारे में भी आपने हमें सब लोगों को परिचय दिया और होम्योपैथी की दवाओं के बारे में बताया। तो निश्चित ही हमारे जो भी श्रोता इन औषधियों का लाभ होम्योपैथिक तरीके से उठाना चाहेंगे तो उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर विनय बेलंकर जी जो थाने से हैं, जुड़ चुके हैं। मैंने सबसे बाद में उनको बोलने के लिए रखा है, लेकिन उनके पास समय पूरा है, समय सीमा कोई नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत दूर से हैं। और मैंने अपने हर वेबिनार में ये प्रयास किया है कि जो अनुभवी प्रैक्टिस में लोग हैं उनको भी हम लाएं आगे। और सर की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है थाने में, सर पे समय नहीं रहता है। मैंने बहुत अनुरोध करके सर से ये समय आज लिया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सर ने आज हमें समय दिया है। सर वहां पर आयुर्वेद व्यासपीठ के फाउंडर मेंबर से हैं, आयुर्वेद महासम्मेलन के भी सदस्य हैं और वर्तमान में जो CCRAS है उसकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं और करीब 40 सालों का सर का अनुभव है जो चिकित्सा का। और विशेषकर आयुर्वेद चिकित्सा में सर ने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि वहां उस इलाके में बहुत दूर दूर से सभी रोगों के लिए सर के पास आयुर्वेद चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा के लिए रोगी आते हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विनय बेलंकर जी से कि वो कृपया अपना उद्बोधन दें हाइपरटेंशन के बारे में। आयुर्वेद पक्ष प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर विनय बेलंकर सर। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। आप सबको मेरा सादर प्रणाम।
पूर्व वक्ताओं ने अपना अनुभव और आपका ज्ञान अपने सामने रखा है, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी आवाज आ रही है? सर हम कह रहे थे सर फोन को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रख लेंगे तो आप पूरे आएंगे सर। हॉरिजॉन्टल रख लीजिए फोन को अपने आप। हाँ सर, हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है, अब बढ़िया है सर। थैंक यू सर। दो वक्ताओं ने अपना वक्तव्य आपके सामने रखा है। थोड़ा समय बचा है, अभी T20 का जमाना चालू है, इसलिए पहले जैसे कसौटी मैच और 5-5 दिन का खेल कोई लोग देखते नहीं है, तो थोड़े समय में ज्यादा ज्ञान लेना ऐसे आजकल की समस्या है। तो ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि उपलब्ध जो समय है उसमें आपको कुछ जानकारी आयुर्वेद की दृष्टिकोण से मैं दे दूं। 2-4 बिंदु आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप उसका चिंतन करें। मेरी 37 साल की प्रैक्टिस हुई है। मैंने पहले 10 साल 12 साल के प्रैक्टिस में हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज के पेशेंट काफी कम मात्रा में मैंने देखे हैं, लेकिन अभी के इस 15 साल 20 साल के प्रैक्टिस में इसका प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा क्यों, इसका हम जब चिंतन करते हैं तो आप सब महसूस करेंगे या कर सकते हैं कि गए 25-30 साल में हमारी सब लाइफस्टाइल बदल गई है। पुराने समय की जो भी लाइफस्टाइल आपके बचपन का आप याद करें कैसे बचपन आपका गया है और आज के लड़कों का बचपना कैसे जा रहा है, तो उसमें 3-4 महत्व की बातें हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ये हम भूल गए हैं। एक, हमारे रहन सहन, वेशभूषा ये हमने बदली किया है। बाद में आहार यानी डाइट पैटर्न ये भी बदल गया है। जैसे मेरे को याद है कि हम बचपन में कभी कभार बीमार पड़ते थे तो उस समय बिस्किट या ब्रेड खाना यानी हमारे दृष्टिकोण से ये कुछ ऐश करने जैसी बात थी, और बिस्किट या ब्रेड लाना घर में ये सबसे हीन दर्जा का खाना, ऐसा उस समय की सोच थी और वो सही थी। और आजकल हम ब्रेड और बिस्किट तो हर रोज खा रहे हैं, रोटी को हमने बगल दे दिए हैं। तो इसे अपने खाने पीने के रहन सहन की सभी इसमें बदलाव आ गया है और थोड़ा सा फास्ट जिसे हम कहते हैं गतिमान अपना जीवन बन गया है। और उसी का नतीजा मैंने जो बताया वैसे कि पहले 10 साल 12 साल में जितने पेशेंट हार्ट, ब्लड प्रेशर या ऐसे बीमारियों के नहीं देखते थे, लेकिन अभी उस रुग्णों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसका विचार करेंगे तो पहले आयुर्वेद का मूलभूत सूत्र ऐसा है कि हेतु परिवर्जन जब तक नहीं होता है तब तक व्याधि मूलतः नष्ट नहीं होता है। तो हेतुओं का विचार, क्योंकि निदान परिवर्जन ये श्रेष्ठ चिकित्सा आयुर्वेद ने बताई है। तो हेतुओं का विचार काफी पहले दोनों वक्ताओं ने रखे हैं, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या है उसमें से कुछ हाइलाइट्स आपके सामने में प्रस्तुत करके आपके सामने आजकल आपको याद होगा, आप सब बड़ी उम्र के आगे पीछे रहने वाले कि आजकल के खाने में डाइट में लवण रसाधिक्य, खट्टा और बड़ी मात्रा में हो रहा है। आप आज दुकान में जाएंगे प्रकार की चीजें आपके दुकान में देखेंगे, और मैगी है, पिज्जा है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब नमकीन वाला है, बटाटे है, भजिया है, अलग अलग प्रकार की चीजें। ये इसे आयुर्वेद कहते हैं कि लवण रसाधिक्य, यानी उसका अतिमात्रा में सेवन हो रहा है और ये ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख हेतु है, ऐसे आपके ध्यान में आते हैं। बाद में पित्तवर्धक कहते हैं, ऐसे काफी पदार्थों का सेवन अपने यहाँ अभी आजकल के डाइट में है, जैसे लहसुन है, सिंगदाना है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जिसमें अचार है अलग प्रकार के, तो ऐसे भी पदार्थों का सेवन अति मात्रा में देखने के लिए मिलता है। बाद में अतिशय मधुर रस यानी स्वीट, पहले जमाने में इतनी उपलब्धियां नहीं थी। आजकल आप बाजार में जाएंगे तो गुलाब जाम, श्रीखंड, लड्डू लेके
अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और बाजार में उपलब्ध है, तो और लोगों की इकोनॉमिकल यानी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है, तो हम इजी वो खरीद सकते हैं और अपने खाने में है। तो ऐसे अतिशय मधुर शीत पदार्थों का सेवन आजकल फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और ये अलग अलग प्रकार की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से हर एक के घर में वो है। और ठंडा पानी पीना, शीत कोल्ड ड्रिंक्स का अति सेवन करना, ऐसे अलग अलग प्रकार के पदार्थों का सेवन ये आज की ये जीवन पद्धति बन गई है। बाद में आयुर्वेद में एक अच्छा वर्णन आया है जिसका सोचना ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आवश्यक समझता हूँ। जैसे आयुर्वेद में वेग विधारण कहा है, धारणीय और अधारणीय। कुछ वेग यानी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है वो धारण करनी है, और कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है कि उसे अधारण यानी धारण नहीं होना है। तो आजकल ऐसे देखता है कि मलमूत्र विसर्जन है, वायु वेग है, उसका धारण होने का या धारण करने की प्रवृत्ति समाज में बड़ी है। कुछ समय दिक्कत आती है, मुंबई जैसे शहरों में ट्रैवलिंग रहता है, सुबह घर से निकलने के बाद ऑफिस पहुंचने तक 2-2 घंटे का समय लगता है, तो ये वेग विधारण स्वाभाविक रूप से होता है, ऐसे ध्यान में आता है। और कुछ व्यवसाय बदल गए हैं, आजकल 24 आवर ड्यूटी है, 2-2 दिन 3-3 दिन की ड्यूटी कंप्यूटर में या लगातार 24 घंटा 12 घंटा काम करना, तो इस माध्यम से भी वेग विधारण होता है, ऐसा अपने केस हिस्ट्री में मालूम होता है। बाद में मानस वेग जो है, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इसका भी समाज में अति मात्रा में प्रभाव हो रहा है। और ये वेग निर्धारण जो है उसका ब्लड प्रेशर की चिकित्सा करते समय विचार ये अत्यंत महत्व की बात है, ऐसा मेरा कहना है। एक पेशेंट मेरे पास लड़की आई थी, वो डोंबिवली से मुंबई में ट्रैवल करती थी और उसके ऑफिस में यूरिनल की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने जब हिस्ट्री लेने के बाद कुछ दिन के बाद जब उसको असर नहीं हुआ, तो मैंने फिर से हिस्ट्री लेना शुरुआत किया, तो वो सुबह 7:30-8 बजे मलमूत्र विसर्जन के बाद शाम को 7:30-8 बजे वापस आने के बाद ही उसको वेग प्रवृत्ति करने के लिए सुविधा उपलब्ध थी। तो इतना वेग विधारण है, ये ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियों को न्योता देता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। बाद में भोजन का समय, ये भी ब्लड प्रेशर के संदर्भ में हमें विचार करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद में इसे अकाल भोजन में भोजन का समय छोड़ने के बाद भोजन, जैसे आजकल शिफ्ट ड्यूटी का जमाना है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो काफी लोग रात को देर से घर में आने के बाद 10, 11, 11:30, 12 बजे खाने की आदत रहती है। ड्यूटी आवर्स भी ऐसे ऐसे रहते हैं, 24 घंटा काम करना है, 12 घंटा काम करना है, तो खाने के लिए समय नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी भूख यानी अग्निवृद्धि है उस समय खाना नहीं होता है, और लंच टाइम कभी होता है जब भूख नहीं लगती है, तभी लंच टाइम होता है। तो ये अकाल भोजन और अजीर्ण भोजन यानी अध्यशन, जैसे आयुर्वेद ने कहा है, दुर्भाग्य से ऐसे है कि आजकल कहा जाता है हर 2 घंटे के बाद खाओ। आयुर्वेद क्या कहता है, याम मध्य योग भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघये, यानी 2.5 घंटे के अंदर खाना नहीं चाहिए और 5 घंटे के बाद उपवास यानी अनशन नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी खाना खाना चाहिए। ये जनरलाइज स्टेटमेंट आयुर्वेद ने स्वस्थ वृत्त के अंदर किया है। और आज हम कर रहे हैं 2-2 घंटों के बाद खाना है, ऐसे हमें अपने ऊपर हैमर किया जाता है और समाज में ये प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये भी एक महत्व का हेतु है। बाद में मद्यपान का संदर्भ और उल्लेख मेरे पूर्व वक्ताओं ने किया है। अलग अलग प्रकार के तंबाकू है, गुटखा है, ड्रिंक्स है और अलग अलग प्रकार के व्यसन जिसे कहते हैं, तो उसका भी असर अपने ब्लड प्रेशर, हार्ट के डिसीज इसके अनुसार हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे महत्व का विषय जो आज मैं देख रहा हूँ उसमें 2 है, अति निद्रा और अव्यायाम। यानी मेरे बचपन में हमने कभी सुबह 5 के बाद बिस्तर में सोया है, ऐसे मेरे को याद नहीं है। और आजकल घर में औरतें हैं, बाबा है, बिटिया है, ये सब लोग सुबह 8, 9, 9:30, 10 बजे उठते हैं। अभी लॉकडाउन चालू है, सभी जगह अलग अलग प्रकार की
तो मेरे ध्यान में ऐसा है कि किसी घर में 9 बजे के पहले कोई उठता ही नहीं है। तो ये जो ज्यादा निद्रा, ये भी अपने ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज के लिए हानिकारक है। और अव्यायाम, हमारे जमाने में, मेरे बचपन में व्यायाम नहीं करते थे तो हमें खाना घर में मिलता नहीं था, और ये कंपलसरी थी। सूर्य नमस्कार है, जो दंड है, बैठक है, मुद्गल है, जो भी अलग अलग प्रकार के हैं, और आजकल कोई व्यायाम करता ही नहीं है। तो ये भी अपने दृष्टिकोण से एक महत्व का हेतु है, ऐसे मेरे अनुसार के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। ये जो मानस हेतु का मैंने पहले थोड़ा बहुत जो जिक्र किया है, क्रोध, मत्सर, ईर्षा, ये भी आजकल बढ़ गए हैं। उसके कोई भी कारण है, उसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करें। जैसे टीवी है, ये मोबाइल है, अलग अलग प्रकार के ये सोशल मीडिया के माध्यम है, उसका अति योग हमें समाज में देखने के लिए मिल रहा है, और उसका परिणाम तो ये मानस हेतु, मानसिक उद्वेग या क्रोध, मत्सर, इस भाव समाज में बढ़ा है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। और सबसे ये ब्लड प्रेशर या हार्ट के दृष्टिकोण से एक तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, भोज रक्षण, क्योंकि शुक्र धातु का विचार इस सभी चिकित्सा करते समय हमें ध्यान में लेना पड़ता है। आजकल ये पोर्न साइट्स हैं, आजकल की हिंदी फिल्में जो है, हिंदी फिल्म के गाने हैं, जैसे हमारे एक सहयोगी वैद्य है, बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि वात्स्यायन के कामसूत्रों का प्रात्यक्षिक दर्शन करना है तो हिंदी फिल्मों के गाने आप टीवी के ऊपर देखो। ऐसी स्थिति दुर्भाग्य से है। तो उससे शुक्र है काफी कम उम्र में ये सब बच्चे लोग देखते हैं, और उसका परिणाम स्वरूप उसके शारीरिक और मानसिक आरोग्य के ऊपर उसका परिणाम देखने के लिए मिलता है। और इसकी वजह से मास्टरबेशन की आदत है, या अलग अलग प्रकार, आपको मैं इसके विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये शुक्र रक्षण, ये वेगावरोध और ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज के दृष्टिकोण से काफी महत्व का रोल करता है, ऐसे मेरे दृष्टिकोण से है। और बाकी कुछ अलग अलग बीमारियां हैं जिसके वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे किडनी डिसीज है, पहले वक्ताओं ने जैसे बताया, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हैं, बाद में एंडोक्राइनल सिस्टम के कुछ डिसीज है, जैसे हाइपोथायरो पैराथायरॉयडिज्म है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, कुशिंग सिंड्रोम है, और कभी कभी अलग अलग प्रकार की दवाएं आजकल लोग ज्यादा खाते हैं, जैसे NSAID है, स्टेरॉइड्स है, पेन किलर्स है। तो ऐसे अनेक दवाओं का परिणाम भी अपने दृष्टिकोण से उसका ये ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज की बीमारियों के बारे में कहना चाहिए। और इस सभी हेतुओं का हम एक थोड़ा सा वर्गीकरण करेंगे तो आपको याद में आएगा कि इसमें कफ प्रधान, वात प्रधान और पित्त प्रधान, ऐसे 3 प्रमुख हेतु, और चौथा वर्गीकरण हो सकता है जिसे मानस हेतु। तो ब्लड प्रेशर का यदि रोगना अपने पास आता है तो ऐसी आप हिस्ट्री पूरी आप उसकी ले लेंगे तो आपको यह याद होगा, या आप उसे निदान कर सकते हैं कि इसके हेतु कफ प्रधान है, उसकी जीवन शैली कैसी है, पित्त प्रधान है या वात प्रधान है, और मानस हेतु है, तो उसके अनुसार उसका निदान हम करेंगे, निदान करना चाहिए, और बाद में उसकी चिकित्सा क्या है वो हम कर सकते हैं। अभी इस सभी हेतुओं से शरीर में क्या क्या परिणाम होता है, एक शॉर्ट में हम उसके ऊपर नजर करेंगे। तो शिरशूल है, आयासेन श्वास, यानी कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्रोध जल्दी आना या एंजाइटी होना, कभी कभी रुद्र, सीने में धड़कन जैसी है, कभी भ्रम यानी चक्कर आना, या वीकनेस, कभी कभी लेग क्रैम्प्स है या थकान लगती है, कभी कभी उसके माध्यम से नेत्रगत रक्तस्राव यानी रेटिनल हेमरेज या ब्रेन हेमरेज, अतिस्वेद प्रवृत्ति, और ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण हम ये ब्लड प्रेशर की दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और ये लक्षणों का भी हम वर्गीकरण करेंगे तो थोड़ा उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि आयुर्वेद में भ्रम, मूर्छा और तंद्रा, ऐसे 3 लक्षण बताए हैं। तो मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर की नॉर्मल सी हर व्यक्ति के अनुसार होती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, इसलिए पुरुषम पुरुषम विक्षेप, ऐसे अपने यहाँ सूत्र बताया। तो
140/90 ये आजकल ब्लड प्रेशर का नॉर्मल प्रमाण जो बताया जाता है, वो व्यक्ति के अनुसार उसमें थोड़ा बदलाव होता है, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप भी शायद इसे सहमत हो सकते हैं। तो जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद तुरंत चिकित्सा करना और ब्लड प्रेशर की गोली लेकर वो कंट्रोल में रखना, इसके ऊपर ध्यान न देते हुए उसे भ्रम, तंद्रा या मूर्छा ऐसे लक्षण कभी व्यक्त होते हैं तो उसकी नॉर्मल सी वहां तय होनी चाहिए। जैसे कि मन्याशूल यानी गर्दन में दर्द और शंख प्रदेशी शूल, ये ब्लड प्रेशर का प्रथम लक्षण है। तो ऐसे लक्षण व्यक्त होने के बाद उसकी नॉर्मल सी तय होनी चाहिए और उसके बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जो मैंने वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान ऐसे जो बताया, तो थोड़ा हम उसकी ऐसे अलग प्रकार की संप्राप्ति आयुर्वेद की दृष्टिकोण से उसका संदर्भ लगा सकते हैं क्या? तो मेरे दृष्टिकोण से जैसे अति उष्ण द्रव्य है, पित्तवर्धक है, लवण पदार्थों का अति सेवन है, जैसे अलग अलग अम्ल पित्त, रक्त पित्त जैसे व्याधियों की हिस्ट्री है, तो ये पित्त प्रधान रक्त यानी ब्लड प्रेशर के व्यक्ति हो सकती है। तो उसमें चिकित्सा करना है तो विरेचन है, रक्तमोक्षण है, रक्त प्रसादक द्रव्यों का चिकित्सा में अंतर्भाव करनी चाहिए। जैसे प्रवाल है, माक्षिक है, मौक्तिक है या रौप्य भस्म है, ताप्यादि लोह जैसे कल्प है, अकीक पिष्टि है, जहर मोहरा पिष्टि है, कामदुदा है, चंद्रकला है, ऐसे अलग अलग प्रकार की कल्पों का व्यवहार में उपयोग करेंगे तो ये पित्त प्रधान संप्राप्ति जिसमें है ब्लड प्रेशर के रुग्णों में, तो उसमें अच्छा असर देखने के लिए मिलता है, ऐसा मेरा अनुभव है। दूसरी जो संप्राप्ति हेतु के अनुसार हम लगा सकते हैं, ये थोड़ी कफ प्रधान या स्त्रोतरोधजन्य जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी संप्राप्ति होती है। तो उसमें चिकित्सा करते समय वमन है, स्त्रोतोमुख विशोधन उसमें होना चाहिए। और अपने यहाँ जो अलग व्याधि बताए जैसे मेदो रोग है, प्रमेह, उसकी जो चिकित्सा करते हैं उसमें क्लेद का विचार करना पड़ता है। ऐसी क्लेदनाशक चिकित्सा ऐसे स्त्रोतरोध या कफ प्रधान ब्लड प्रेशर के जो रुग्ण हैं उसमें करनी पड़ती है। और उसमें आरोग्यवर्धिनी, गोमूत्र हरितकी, दशांग गुगुल, मेदपाचक रोग योग, रक्तपाचक योग या चंद्रप्रभा ऐसे कल्पों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और कर्म करना है तो लंघन है, वमन है, अभ्यंग है, व्यायाम है, उद्वर्तन है, ऐसे अलग अलग प्रकारों का अंतर्भाव करके हम ब्लड प्रेशर के रुग्णों में अच्छा कंट्रोल या चिकित्सा उसकी कर सकते हैं। तीसरी जो संप्राप्ति और मैंने जिसका वर्णन किया वो वात प्रधान है, तो उसमें उदावर्त जैसे व्याधियों का अंतर्भाव हो सकता है या वात प्रकोपक लक्षणों का उसमें प्रायः अंतर्भाव रहता है। तो उसमें आगमन है या उदर गौरव जैसे सिम्टम्स भी रहते हैं और उसके बाद ब्लड प्रेशर रहता है। तो ऐसे रुग्णों में अनुलोमन, वातानुलोमन होना आवश्यक है। मल प्रवृत्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसी चिकित्सा है जैसे हिंगवास्त्र चूर्ण है, हिंगुदुरितर चूर्ण है, षड्धरण योग अपने यहाँ आमाशयगत वात चिकित्सा में बताया है, या बृहत्वात चिंतामणि जैसे कल्प है। तो ऐसे एक वात प्रधान चिकित्सा यानी संप्राप्ति का विचार हम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर के दृष्टिकोण से। और चौथी संप्राप्ति है इसमें मानस हेतुओं का ज्यादा विचार करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति हमें देखने के लिए मिलते हैं कि चिंता करने छोटी छोटी बातों में उसमें मानस हेतुओं का उद्वेग हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे लोगों में ज्यादा ड्रग्स यानी कल्पों का व्यवहार करने के बजाय उसमें आपने यहाँ जो अलग अलग प्रकार की चिकित्सा बताई है जैसे शिरोधारा है, योगोपचार है, ध्यान धारणा है, मानसोपचार है या समुपदेशन यानी काउंसलिंग है, ऐसे प्रकार की चिकित्साओं का उपयोग ज्यादा होता है। लेकिन इसमें नस्य का रोल काफी महत्व का ऐसा मेरा अनुभव है। और जैसे योगोपचार, ध्यान धारणा का जो मैंने जिसका उल्लेख किया उसमें ओमकार साधना है या आप भ्रामरी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की यौगिक क्रिया ये जो है उसका हम प्रयोग करेंगे
तो ऐसे ये ब्लड प्रेशर की रुग्ण जो है उसकी हम सफल चिकित्सा कर सकते हैं। ये चारों का एक नटशेल में हम उसका वर्गीकरण करना है तो पेशेंट दो वर्ग में हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक अपतर्पणजन्य लोग है और एक संतर्पणजन्य है। तो संतर्पणजन्य रुग्ण है उसकी चिकित्सा अपतर्पण करनी है और अपतर्पणजन्य संप्राप्ति जिसमें है उसकी संतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा आपको उसमें महसूस हो सकता है। और तीसरी बात, मेरे पूर्व वक्ताओं ने डाइट के बारे में जो बताया है, तो थोड़ी मतभिन्नता मेरे और उनके वक्तव्य में आपको देखने के लिए मालूम हो जाएगी, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे साइंटिफिक डाइट कौन सा होगा, वो हिंदुस्तानी डाइट है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ। और बाहर की दुनिया में डाइट करना और उसका गहन चिंतन हुआ है ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो आपने यहाँ क्या बताया है, आपने शास्त्रों में क्या बताया है, उसके बारे में थोड़ा हमें सोचना चाहिए। जैसे नवधान्य है, वो ऐसे प्रकार के जो व्याधि है उसमें नहीं होना चाहिए, और इसलिए अपने यहाँ पूरा यानी जीर्णशाली या 1 साल 2 साल रखने के बाद धान्यों का वापर करना, जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरी है, गेहूं है, इसी प्रकार की अपनी पद्धति या परंपरा है। क्योंकि पुराण धान्य जो है ये वेगावरोध या ऐसे अवरोध जन्य संप्राप्ति उत्पन्न नहीं करते हैं। सब्जी के बारे में भी लीफी वेजिटेबल यानी हरी सब्जी खाना, ये भारतीय आयुर्वेद में कहीं बताया नहीं है। और जहाँ हरी सब्जी खाने का उल्लेख आया है वहां ऐसे बताया है वो स्विन्नम यानी उसे बॉइल करना है, निष्पीडितम यानी वो निचोड़ के उसमें से क्षार जो है वो सब निकाल देना है और बाद में घी या तेल के ऊपर फ्राई करके वो खाने हैं, और वो भी नित्य नहीं खाना है, ऐसे अपने आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। और आजकल लीफी वेजिटेबल खाओ खाओ इतना बताया जाता है, तो हम अपने दृष्टिकोण से एडवाइस पेशेंट को देना है, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, विनंती है। बाकी सब्जी में दूधी है, गोभी है, तोंडली, वांगी, तांदूळ, गाजर, ये अपने यहाँ कद्दू है, कोहड़ा, कुष्मांड कहते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की सब्जियों का आग्रह हमें धरना है। और फ्रूट्स खाओ ऐसे आजकल बताया जाता है। आपने आयुर्वेद में इतना फ्रूट्स खाने के लिए कहीं भी नहीं बताया है। और कच्चा खाओ, ये भी आजकल है, सलाद खाओ। अपनी परंपरा, अपना देश उष्ण कटिबंध इस वातावरण में रहता है, तो अपने यहाँ सभी पदार्थ है वो उसे संस्कारित जिसे कहते हैं, तो कहीं में बॉईल करना है, कहीं में अलग अलग प्रकार के ऐसा संस्कारित धान्य और संस्कारित आहार अपने के दृष्टिकोण से होना चाहिए, ऐसा मेरा आपको आग्रह पूर्वक विनंती है। और जैसे मूंग है, जैसे पल्सेस खाओ ऐसे बताया जाता है, तो विरूढ़क ये अपने यहाँ नित्य से असेवनीय पदार्थ में उसका वर्णन आया है। तो धान्य कडधान्य जो बताए है उसमें मूंग के गुण अलग है, मसूर के अलग है, तुअर के अलग है, चणक के अलग है, तो उसके गुणधर्म उसका सोच करके आहार हमें एडवाइस करना चाहिए, ऐसा मेरा एक आपसे आग्रह है। और तीसरी बात, चिकित्सा करते समय जो है वो दिनचर्या, जो मैंने उस पहले में बताया, जैसे देर से उठने की आदत है, व्यायाम है, तो वेगावरोध या ब्लड प्रेशर है, हृदरोग है, तो उसमें व्यायाम की आवश्यकता है। और उसमें 3 चीजें हमें ध्यान में देना है। पहली बात जो अपने दिनचर्या अध्याय में बताई है वो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ है, सूर्योदय के पहले 2 प्रहर उठना अनिवार्य है, तभी आपकी आरोग्य और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कंट्रोल में हो सकती है। 15-20 मिनट का व्यायाम यथाशक्ति प्रकृति के अनुसार उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, लेकिन सूर्य नमस्कार जैसा व्यायाम दुनिया में कौन सा भी नहीं है। 12 सूर्य नमस्कार करने के लिए 4.5 मिनट का समय लगता है, और मेरा व्यक्तिगत और बाकी सभी लोगों का अनुभव ऐसा है, सूर्य नमस्कार नित्य करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ऐसा सभी लोगों का अनुभव है। उसके साथ रामदेव बाबा जी जैसे बताए वैसे अनुलोम है, विलोम है,
भस्त्रिका जैसा है, कपालभाति है, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्राणायाम के प्रयोग भी आप दिन में कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो चीजें ध्यान में रखना है। मेरे को एक डॉक्टर डोंबिवली के कंसल्टेंट है, शाम को मिले 9:30 बजे रात को, मैं डिस्पेंसरी बंद करके वापस आ रहा था, वो चल कर निकल रहे थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें वॉक के लिए। तो मैंने अभी, हाँ खाना कब हो गया, मैं अभी 10 मिनट के पहले। फिर भोजन के पश्चात व्यायाम, ये हृदरोग और आमवाद का हेतु अपने यहाँ बताया है। तो व्यायाम करना है तो उसका समय निश्चित होना चाहिए। आजकल दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे जिम में जाने वाले लोग मैंने देखे हैं, रात को 11 बजे व्यायाम करने वाले लोग मैं देखे। और कभी भी मैंने खाना का समय और व्यायाम उसमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। तो भोजन के पश्चात व्यायाम, ये हमें ध्यान देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। मल प्रवृत्ति साफ होने के बाद जब पेट पूरा खाली होता है, उसी समय व्यायाम होना चाहिए। और मुंबई जैसे तो यहाँ का वातावरण ऐसा है कि सुबह ही जरा आह्लाददायक या व्यायाम करने के लिए पोषक वातावरण रहता है, बाद में तो पसीना और पसीना ही रहता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो व्यायाम करता है ठीक है, लेकिन उसका समय क्या है, कैसे कर रहा है। मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था, उसकी उम्र है 68। मैंने बोला व्यायाम करता है, हाँ करता हूँ। क्या कर रहे हैं, नहीं जिम में जाता हूँ। तो जिम में जाकर 68 उम्र में जो व्यायाम है वो अपने दृष्टिकोण से अयोग्य है। तो 68 में चलना है, स्विमिंग है, योगासन है, प्राणायाम है, अलग अलग जो व्यायाम पद्धति आपने भारतीय व्यायाम में बताए हैं, उसका अनुसार उसका अवलंब करेंगे, तभी उनको प्रकृति या हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी, नहीं तो उनको उसकी भी तकलीफ होने वाली है। तीसरी महत्व की बात है जिसका आयुर्वेद में वर्णन किया है, उसको अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम वातः। अभ्यंग करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है और बाकी काफी लोगों का है। तो उसका भी आग्रह हमें ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा करते समय रखने की आवश्यकता है। बाकी मेंटल स्ट्रेस और ये तो सब अभी इतना उसका वर्णन आया है और बार-बार उसकी चर्चा चलती रहती है। लेकिन उसका कैसा करना ये हम नहीं बोल सकते हैं। जो चीज़ अपने हाथ में है उसकी चिंता करो, जो अपने हाथ में नहीं है वो नहीं चिंता करनी है। एक और एक जो अभ्यंग के बाद करने की आवश्यक चीज़ है, उसे आयुर्वेद में उद्वर्तन कहा है। जो मैंने बताया कि संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य ऐसे 2 प्रकार की संप्राप्ति इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये संतर्पणजन्य संप्राप्ति है, उसमें उद्वर्तन का आग्रह हमें करना चाहिए। शोधन और शमन ऐसे अपनी चिकित्सा की पद्धति है। तो पंचकर्म के दृष्टिकोण से वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य ऐसे अलग अलग प्रकार की शोधन ऋतुनुसार और रुग्ण की बीमारी के अनुसार हम करेंगे तो ब्लड प्रेशर के रुग्ण हम कंट्रोल में ला सकते हैं। योगासन का कुछ उल्लेख करना है तो शलभासन है, सुखासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, धनुरासन, गोमुखासन, शवासन, अलग अलग प्रकार के आसन आप कर सकते हैं और उसके माध्यम से ये ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अभी कुछ मेरे सहयोगी या सुनने वाले में ऐसे कुछ शायद शंका उपस्थित हो सकती है कि ये पंचकर्मा इसमें कैसे हो सकता है। मेरे पास एक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के रुग्ण आए थे, उसकी उम्र थी 67 ईयर्स ओल्ड और किसी भी ड्रग से उनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आती थी और वो 220 220 सिस्टोलिक था और 120 के ऊपर उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था। तो कंसल्टेंट जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो हैरान हो गए कि कैसे कंट्रोल करना, नहीं तो ये ब्रेन हेमरेज हो के कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास उन्होंने उनसे कहा कि राय ले ले कर सकते हैं। तो हर 4 दिन के बाद मैं उनका रक्तमोक्षण करता था और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ऐसा मैंने 4 महीने तक किया। 4 महीने के बाद उनका प्रॉब्लम हो गया और वो होने वाला ही था। लेकिन 4 महीने तक जो उपवास है उनको जो मिला है, उसमें रक्तमोक्षण हर 4 दिन के बाद और विरेचन, ये 2 पंचकर्म के शोधन उपक्रम करने से उनको हम रिलीफ दे सके हैं। यानी जो बाकी शास्त्रों की सहायता से नहीं होता है, वो भी आयुर्वेद की दृष्टिकोण से कर सकते हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ जैसे योजकस्तत्र दुर्लभः, और प्रैक्टिस में डेयरिंग करना चाहिए। नहीं तो 220 120 ब्लड प्रेशर का पेशेंट देखने के बाद अपने वैद्यों को भी पसीना छूटना है, तो ये होगा, तो ऐसे नहीं कर सकते। हमें प्रैक्टिस में डट के प्रैक्टिस भी करने को आनी चाहिए। एक मेरे पास अलग अलग प्रकार के ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं। प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन ऐसा एक प्रॉब्लम है कि उसमें क्या करना हमें समझ में नहीं आता है काफी बार। तो एक हमारे यहाँ प्रथित यश कॉलेज की अध्यापिका लेक्चरर थी, और वो मेरे पास आ गई, 8वें महीना की गर्भिणी थी, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा था। तो वो महाराष्ट्र धुलिया के सबसे प्रसिद्ध वैद्य गुरु पता है कि ऐसे ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और डॉक्टर कह रहे कि ये फलाना फलाना दवा ले लो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। तो मेरे को तो आयुर्वेद दवा चाहिए। तो उन्होंने पीटी जोशी को फोन लगाया, उन्होंने आप कहाँ है, तो डोंबिवली में है। तो उन्होंने बताया अपने विनय वीरेंद्र वहाँ है, उनसे जाने के बाद मुझे फोन लगा दी। तो वहाँ पास आने के बाद मैंने आनंद जी को फोन लगाया, ऐसे ऐसे आपकी पेशेंट मेरे पास आई है। तो उन्होंने कहा मेरे को उसको एक अनुवासन मात्रा बस्ती देना है। अनुवासन बस्ती 20-25 मिनट का वहाँ सुला के रखो, तो और बाद में उनका ब्लड प्रेशर नाप लो, तो वो आप कंट्रोल में आएगा। अभी 8वें महीने की गर्भिणी है, उसमें बस्ती देना है, वो इंडिकेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ आप्तवाक्यम प्रमाणम, और पीटी जोशी तो हमारे गुरु है। तो मैंने उसे 120 ml का सहचर तेल का मात्रा बस्ती देकर उसको 20-25 मिनट वहीं सुलाया, और बाद में ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, तो चेक किया तो वो नॉर्मल आ गया था। तो उसको एमडोपा या जो अलग अलग प्रकार की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने की आवश्यकता थी वो नहीं होगी। ऐसे मैंने 4-5 दिन उसको बस्ती दे दिया, और उसके बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। यानी ऐसे जो जहाँ आयुर्वेद उपयोग में आ सकता है या नहीं, ऐसी जो बीमारी है उसमें भी हम अपने शास्त्र के अनुसार सिद्धांतों का विचार करके चिकित्सा हम कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। और काफी समय में काफी रुग्णों में ऐसे देखने के लिए मिलता है। अपने पास पूरी चिकित्सा के लिए करने के लिए कभी कभी पेशेंट आते नहीं है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ गोली लेते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट लेके पास अपने पास आते हैं। हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन रेट कम है, 2D एको का रिपोर्ट मैंने किया है, और बाकी ने फलाना फलाना ड्रग ले रहे हैं। आप आयुर्वेद की दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं, तो उसे समझाकर वो धीरे धीरे अपनी दृष्टिकोण से हम चिकित्सा करते ही है। लेकिन अपने यहाँ जैसे पुष्कर मूल बताया है, तो पुष्कर मूल देने से ये इजेक्शन फ्रैक्शन रेट जो है वो बढ़ता है, ऐसा मेरा अनुभव है। या कार्डियोमेगाली है, कभी कभी रुद्र व्यास जिससे हम कहते हैं आकार बढ़ गया है, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, तो उसमें रस सिंदूर है, पुष्कर मूल है, श्रृंग भस्म है, ऐसे कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका अच्छा खासा परिणाम मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है। अपने यहाँ अर्जुन चिरपाक का वर्णन आया है, वो भी उससे पंपिंग रेट बढ़ता है, ऐसा अनुभव है। तो ऐसे जो पेशेंट आते हैं, मेरे पहले वक्ताओं ने जैसे बताया कि जब भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो 500 ml खून का उसमें से बाहर निकलना चालू होता है। तो ये पंपिंग रेट जो है वो कम है। इस्केमिक हार्ट डिसीज है, तो उसमें अर्जुन क्षीरपाक का चिकित्सा में व्यवहार करना, उससे काफी उसका उपयोग देखने के लिए मिलता है। बाद में हरियाणा का पेशेंट आप प्रैक्टिस में देखते हैं, तो उसका आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मैंने बताया वैसा वात प्रधान पित्त प्रधान ऐसा उसका डायग्नोसिस होना ही है, करना ही है। लेकिन उसमें भी जो मृगशृंग भस्म का वर्णन मैंने किया है, रुधिर और रस जैसे कल्प है, महावात विध्वंस जैसे कल्प है, ऐसे करने से अजाना जैसे रुग्णों में भी अपना अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। और जिसे हम प्रिवेंटिव कहते हैं, पेशेंट आते हैं कि ये ऐसे हो गया लेकिन अभी ये बार बार नहीं होना है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर में भी कार्डियक प्रोटेक्टिव जिसे हम कहते हैं, उसमें द्राक्षासों का उपयोग काफी अच्छा होता है। अभी द्राक्षा ये वनस्पति है, वो द्राक्षा वनस्पति अपने यहाँ रुद्र बताई है।
तो हृदय है तो उसका मतलब क्या है वो देखना चाहिए। तो उसमें जो कंटेंट है उसे हार्ट अटैक आने वाले जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं, ऐसा आपने यहाँ बताया है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की चिकित्सा अपने प्रैक्टिस में हम कर सकते हैं, लेकिन करते समय आयुर्वेदीय पद्धति से हेतुओं का विचार, आयुर्वेदीय पद्धति से संप्राप्ति का विवरण करने का प्रयास, आयुर्वेदीय सिद्धांतों के ऊपर चिकित्सा करने की अपनी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और आपने यहाँ जो बताया जैसे आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयोज्य, ऐसे अपने चरकाचार्य जी की प्रतिज्ञा है। तो ऐसे दृष्टिकोण से आपने यहाँ जो बताया है उसके अनुसार हम चिकित्सा करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज ऐसे बीमारियों में हम अच्छी तरह से सफल चिकित्सा कर सकते हैं। और जाते जाते समय और एक चीज मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। जैसे मेरे बचपन में ऐसी उस समय परंपरा पद्धतियां थी कि हर महीने में सभी घर के जो लोग थे वो एरंडल लेते थे, विरेचन, एरंड स्नेह। और वो संडे के दिन छुट्टी संडे रहती थी तो सभी वो घरों में वैसे करने का एक परंपरा थी। और इसलिए हमने कभी भी डॉक्टर का मुंह देखा नहीं काफी साल तक। अभी अभी कुछ समय में कुछ अलग प्रकार की समस्या आ गई तो उसका क्योंकि उसका वजह है नित्य विरेचन करना। तो कम से कम 1 महीने में विरेचन होना चाहिए। और एरंड स्नेह की विशेषता है, एरंड स्नेह से विरेचन अच्छा होता है, उसकी आदत नहीं लगती है, वो वृक्ष है और वो वेदना शामक है। यानी ये पीड़ा उसमें की बाकी जो अलग अलग प्रकार के आजकल पेशेंट हम देखते हैं, बैक एक है, लो बैक है, जॉइंट पेन है, वो भी कम होता है। और ये ओबेसिटी यानी वजन वृद्धि, ये भी आजकल की समस्या है, उसका भी परिणाम स्वरूप कम करना है। तो एरंड स्नेह हर महीने में लेने की आदत। और जब यह ऐसी बीमारी है तो शुरू में 15 दिन में या 8 दिन में उसका व्यवहार में उपयोग करना। और ऐसी चिकित्सा हम करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर के रुग्ण अच्छी मात्रा में हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ रुग्ण ऐसे रहते हैं कि उसको हम अपनी चिकित्सा से भी कंट्रोल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कभी हमने दुराभिमान नहीं रखना चाहिए कि सभी प्रकार के और 100% सब रुग्ण अपने ही चिकित्सा से ठीक हो गए। बाकी के लोगों का भी व्यवहार और उनकी भी चिकित्सा चलनी चाहिए। तो मेरे दृष्टिकोण से आयुर्वेद का विचार करते हुए ब्लड प्रेशर का ऐसे प्रकार की संप्राप्ति हेतुओं का विचार और चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार हम चिकित्सा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलता है। मेरा समय खत्म हुआ है। आपने सभी ने मेरे को यहाँ मेरा विचार सामने रखने के लिए वैद्य अतुल वार्ष्णेय जी ने मौका दिया। सब और आरोग्य भारती के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक तरीके से जिसको कहते हैं निचोड़, इतने सालों का अपना अनुभव हम सब लोगों के बीच में शेयर किया। आयुर्वेद एक होलिस्टिक सोच के साथ चलता है और योग, प्राणायाम, पंचकर्म, आसन सभी उसी का एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से यदि हम आहार विहार का उचित पालन करें और इन सारी चीजों को अपनाएं और आयुर्वेद दवाओं का सेवन करें तो आपके जैसा आपने अनुभव से बताया हमें अवश्य सबको लाभ मिलेगा। आपने अपने व्यस्त समय से हम लोगों को अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। डॉक्टर अवनीश जी सर, आप सुन पा रहे हो तो देखिए, सभी श्रोताओं का और सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आप शांति मंत्र के साथ मीटिंग को समाप्त कर दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोग समापन की ओर हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर BN सिंह सर का। सर, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस विशेष कार्यक्रम में अपने विचार रखे, हम सभी को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
डॉक्टर सुदीप सरन सर, आपका वक्तव्य, आपका प्रबोधन, आपका लेक्चर बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और आपने बहुत सामान्य शब्दों में, बिना कोई साइंटिफिक शब्द प्रयोग किए, एक सामान्य जनमानस को भी आपकी बात समझ में आ जाए, इस प्रकार आपने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुंबई से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर विनय सर, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, डॉक्टर महेश जी, डॉक्टर हजारी लाल जी, नीतू वाजपेयी जी, डॉक्टर सारिका सूर्य, ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े और आजमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र सर भी जुड़े थे, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य हैं। ऐसे कई गणमान्य हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में डॉक्टर अतुल वाषणे सर का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा है कि आरोग्य भारती निरंतर इसी प्रकार स्वास्थ्य प्रबोधन और स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति समर्पित रहेगा। धन्यवाद। शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओमाद्योः शान्तिः, अन्तरिक्षद्वं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वद्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्ति, सामां शान्तिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।